प्रेरणा की ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अभी तक की अपन बात करते हैं तो अभी तक अपन ने पढ़ा था विद्युतीय बल के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, और विद्युत क्षेत्र अपन ने पढ़ा था, और आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र भी अपन ने पढ़ा, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था जो कि था विद्युत क्षेत्र। पहले अपन ने कभी नहीं पढ़ा, और आगे मैंने बताया था आगे अपन ने जितना भी काम में लेने वाले हैं वो क्या है, विद्युत क्षेत्र को ही काम में लेंगे, ठीक है। यानी ये अपना मेन कॉन्सेप्ट है, तो अपने को इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। अब मेन बात अपन ने पढ़ी विद्युत क्षेत्र के अंदर। विद्युत क्षेत्र के अंदर अपन ने पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि है, इसका मतलब क्या है, दिशा भी है, लेकिन साथ ही साथ में अपन ने क्या पढ़ा कि यह एक अदृश्य भी होता है। तो अदृश्य होता है तो उसकी दिशा कैसे बनाएं, समझ में आ रही है ना बात। यानी कि ये अगर अदृश्य है तो इसकी दिशा अपन कैसे डिनोट कर सकते हैं, दिशा तो पता ही नहीं चलेगी अपने को। इसलिए एक और नया कॉन्सेप्ट बताया गया जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो क्या बताया गया कि यहाँ पे अगर कोई धनात्मक आवेश है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई धनात्मक आवेश है और इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ तक है, इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ तक है, ठीक है, बात अदृश्य है। अब यहाँ तक जा रहा है तो इसका मतलब क्या बताया गया कि इसके अंदर से कुछ ऐसी किरणें निकल रही हैं, अदृश्य रेखाएं निकल रही हैं, अदृश्य रेखाएं निकल रही है जो कि यहाँ तक पहुँच रही हैं। ऐसे भी अपन बोल सकते हैं इसको, यहाँ तक पहुँच रही हैं। इन्हीं रेखाओं को क्या कहा गया, विद्युत क्षेत्र रेखा कहा गया। इसका मेन यूज क्या है, एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकें अपन, ग्राफ के बारे में बता सकें, यानी कि विद्युत क्षेत्र को अपन ग्राफ के रूप में कैसे बताएंगे, नहीं तो अदृश्य रहेगा तो अपन कैसे बता सकते हैं उसको बताना अपने लिए इम्पॉसिबल रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का उपयोग क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के लिए और साथ ही साथ में उसका ग्राफिकल निरूपण करने के लिए अपन विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है बात। चलो अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ना है, तो हम देखते हैं सबसे पहले विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे ड्रॉ की गई, यानी कि अदृश्य है लेकिन ड्रॉ कैसे करेंगे इसको, ठीक है बात। तो क्या किया गया, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। तो एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि कोई भी धनात्मक आवेश अगर अपन लेते हैं, कोई भी धनात्मक आवेश लेंगे, उसके समीप कहीं पे भी मैं कोई Q0 आवेश जो कि धनात्मक होता है, जो कि धनात्मक है और अल्प होता है, परीक्षण आवेश जिसे अपन बोलते हैं, तो ये रखते हैं। तो क्या करेगा, ये जिस दिशा में जाएगा वही रेखा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र रेखा होगी। यानी कि मान लिया कि ये आवेश है और इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ तक है, यहाँ तक विद्युत क्षेत्र है। अब ये धनात्मक इस धनात्मक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक चला जाता है, ठीक है कि नहीं। यानी कि किस लाइन पे मूव करेगा, ये धनात्मक को प्रतिकर्षित करेगा, तो ये जाता जाता इस साइड में ऐसे जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र रेखा ये होगी इसकी। अगर इसी आवेश को मैं अगर यहाँ पे रख दूँ तो क्या करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इधर जाएगा। यानी कि क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र के अंदर धनात्मक आवेश को रख दूं तो जिस रास्ते पर, जिस पाथ पर वह मूव करेगा, गति करेगा, उसे ही अपन क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा कहेंगे। क्लियर बात। क्या कहा कि अपने पास में कोई धनात्मक आवेश है और उसके चारों ओर अदृश्य विद्युत क्षेत्रफल है, ठीक है। उसके अंदर कोई आवेश रखा तो सिंपल सी बात है कि वो गति करेगा कहीं ना कहीं, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, या तो आकर्षण का बल लगेगा या प्रतिकर्षण का लगेगा। सिंपल सी बात, समझ में आ रही ना। तो अब ये इधर जाएगा या इधर जाएगा तो एक रास्ते से ही तो आएगा ये, ठीक है कि नहीं। तो जिस रास्ते से आ रहा है उस रास्ते को ही अपन ने क्या बोला है, विद्युत क्षेत्र रेखा बोला है। क्लियर है ना बात। हाँ, ये बात अपने को समझ में आती है, और यही कॉन्सेप्ट अपन काम में लेंगे सारी जगह पे, ठीक है ना। याद नहीं करना अपने को, एक चीज बताई है, इसी के थ्रू अपन सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये अपन ने पढ़ा विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा की डेफिनेशन पढ़ी अपन ने, वापस दोहरा देता हूँ, जितनी देर मिटा देता हूँ। विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर वह जिस पथ पर गति करता है उसी पथ को क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है, या फिर विद्युत बल रेखा भी कहा जाता है कई बुक्स में, ठीक है। लेकिन एकदम करेक्ट अगर मैं बोलूँ तो क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है तो विद्युत क्षेत्र रेखा ज़्यादा करेक्ट है ना। विद्युत बल रेखा भी बोला गया, काफ़ी बुक्स में बोला गया है, वो भी सही है, लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखा ज़्यादा करेक्ट है,
ठीक है, तो अब एक बात अपन ने पढ़ ली। अब हम देख रहे हैं इसके गुणधर्म। गुणधर्म, इसके गुण क्या है। तो पहला गुण तो बताया जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो है धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, अभी इसका एक प्रयोग करके बताऊंगा। यानी कि प्रारंभ होती है ये धनात्मक से और जो समाप्त होती है ये समाप्त होती है ऋणात्मक पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अपन क्या किया, अपन ने पढ़ा नहीं है, अपने को याद नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है, बस अपने को एक चीज़ याद रखनी है, आवेश को रखना है, धनात्मक आवेश को जिस पथ पर जाएगा, जिस रास्ते पे जाएगा वही क्या होती है विद्युत क्षेत्र रेखा। और इसी से मैं सारे गुणधर्म निकालूंगा, एक गुणधर्म भी याद करने की जरूरत है अपने को नहीं पड़ेगी। ठीक है कि नहीं। तो अपन देखते हैं प्रयोग के अंदर। तो मान लेता हूं कि अपने पास में एक धनात्मक आवेश है, एक प्रयोग चल रहा है अपना, है ना, ये है प्रयोग। तो अगर मैं क्या करता हूं कि अगर धनात्मक आवेश को, ये धनात्मक आवेश है, और अगर मैं कोई जो बिंदु आवेश है छोटा सा यहाँ पे रख देता हूँ विद्युत क्षेत्र में, तो किस दिशा में गति करेगा बोलो। ये धनात्मक क्या करेगा, प्रतिकर्षित, ये दिशा हुई इसकी। इसी आवेश को अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे रखूँ, ये क्या करेगा, इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि पता है कि ये धनात्मक को क्या करता है, प्रतिकर्षित। अगर यहाँ रखूँगा तो धनात्मक को प्रतिकर्षित, यहाँ रखूँगा तो धनात्मक को प्रतिकर्षित। इसी प्रकार से हमने क्या देखा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रारंभ हो रही हैं कहाँ से, धनात्मक से। ठीक है, ऋणात्मक के ऊपर मैं देख सकता हूँ, ये ऋणात्मक अपन ने लिया, ऋणात्मक आवेश लिया। अब क्या करना, काम क्या करना, अपने को छोड़ना है किसी आवेश को। आवेश में छोड़ूंगा विद्युत क्षेत्र के अंदर। अब मैंने आवेश छोड़ा यहाँ, मान लिया Q0, जो कि धनात्मक है, जो छोड़ने वाला आवेश है, जो परीक्षण आवेश है धनात्मक और अल्पांश है। तो ये मैं छोड़ता हूँ, तो तुम बताओ किधर जाएगा ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो क्या करेगा, आकर्षित। तो ये आकर्षित होगी, ये किधर जाएगा, इस साइड में। क्लियर बात। अगर मैं यही आवेश जो यहाँ छोड़ दूँ तो क्या आ जाएगा, ये इसका रास्ता क्या होगा, ये होगा। अगर यही आवेश मैं यहाँ छोड़ता हूँ तो इसका रास्ता क्या होगा, ये होगा। अगर यही आवेश यहाँ छोड़ूंगा तो इसका रास्ता ये यहाँ होगा, तो इसका रास्ता ये। तो अपन ने क्लियरली क्या देखा कि जो प्रारंभ होती है वो तो धनात्मक आवेश, समाप्त होती है वो ऋणात्मक आवेश। इसके गुणधर्म मैं इन्हीं प्रयोगों से निकालूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रयोग समझा रहा हूँ। पहला प्रयोग चल रहा है, एक अपन ने धनात्मक ऋणात्मक पे देख लिया। एक मैं क्या देखता हूँ, है ना, प्रयोग नंबर 2, प्रयोग 2 देखता हूं। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों साथ में रख देता हूं, है ना। धनात्मक रखा मैंने, ऋणात्मक भी रखा। अब मैं क्या करता हूं, वही काम करना है अपने को, एक परीक्षण आवेश को छोड़ना है। तो मैं सबसे पहले परीक्षण आवेश को यहां छोड़ देता हूं, Q0। कहीं पे भी रख दो, तुम्हारी मर्जी है, वहीं पे अपने को रखना है। Q0 यहां छोड़ा, तो ये Q0 है धनात्मक आवेश। तो ये धनात्मक, तो इस धनात्मक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो यानी कि ये बल लगा रहा है इसके ऊपर इस साइड में, जबकि ये ऋणात्मक क्या करेगा, आकर्षित। बात ध्यान रखनी है कि ये जितना धनात्मक उतना ही ऋणात्मक है, परिमाण में बराबर है। परिमाण में बराबर नहीं होगा वो भी अपन केस करेंगे, लेकिन अभी तक अपन ने क्या लिया, ये धनात्मक जितना लिया, मान लिया कि 10 कूलम लिया, 10 माइक्रो कूलम लिया, तो यहाँ पे जो ऋणात्मक आवेश है वो भी अपन ने क्या लिया, -10 माइक्रो कूलम लिया। यानी परिमाण बराबर लिया है, सिर्फ अंतर क्या लिया है इसका, जो अपने पास में धनात्मक और ऋणात्मक है, बस इतना अंतर है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो धनात्मक आवेश है, इस धनात्मक को क्या करेगा, फेंकेगा इधर, प्रतिकर्षित करेगा, जबकि ये ऋणात्मक क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। क्यों, अब ये जो आकर्षित ज़्यादा करेगा इसकी तुलना में, क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं विद्युत क्षेत्र R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो R है, ज़्यादा है, और ये क्या है, कम है। इसके बीच की दूरी, R मतलब इसके और इसके बीच की दूरी, ये तो क्या है अपने पास में ज़्यादा है, और ये क्या है, कम है। जब R कम होगा तो बल क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, जबकि R ज़्यादा है तो बल क्या लगेगा, कम लगेगा। यानी कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा है, तो बल क्या लगेगा, इन दोनों के मध्य कम लगेगा। यानी कि इधर लगने वाला बल अगर 5 न्यूटन है तो इसके द्वारा जो लगने वाला बल यहाँ पे क्या होगा, 20 न्यूटन होगा, ज़्यादा होगा 5 न्यूटन से।
यही तो हुआ ना मतलब, क्योंकि बीच की दूरी क्या है, कम है। तुम खुद देख सकते हो, ये R1 ले ली अपन ने और ये R2 ले ली, तो तुम्हें पता है कि R2 है, ठीक है। तो ये पास में है तो क्या करेगा, इसको आकर्षित ज़्यादा करेगा, तो यानी कि ये इसको आकर्षित कर रहा है, तो यानी कि ये जाएगा इधर। कोई दिक्कत? इस आवेश को मैं अब यहाँ पे छोड़ के देखूंगा, इस आवेश को अपन ने यहाँ छोड़ा, तो ये धनात्मक इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, कि ये जो ऋणात्मक है इसको क्या करेगा, आकर्षित। वापस वही बात, ऋणात्मक क्या है, अधिक दूरी पर है। ऋणात्मक क्या है, अधिक दूरी पर है। तो क्या होगा, ऋणात्मक अधिक दूरी पर है, ऋणात्मक क्या है, अधिक दूरी पर है, तो यानी कि जो आकर्षण वाला बल है वो क्या लगेगा, कम लगेगा। तो प्रभावी बल कौन सा होगा, प्रतिकर्षण वाला, यानी कि क्या होगा, बल ये जो आएगी इस साइड में जाएगी। बात आई समझ? ये प्रतिकर्षित कर रहा है और ये आकर्षित कर रहा है, लेकिन प्रतिकर्षण ज़्यादा है, इस वजह से वो इधर चला गया। अब मैं बीच में रख के देख लेता हूँ, देख लिया मैंने, ये धनात्मक इसको इधर प्रतिकर्षित, ये भेज दिया इसने इधर, ये इसको आकर्षित, ये भी इसको, ये तो इसको खींचेगा जबकि ये इसको धकेलेगा, यानी कि क्या जाएगा, इसकी रेखा इधर। ठीक बात। अगर मैं क्या करता हूँ, इस आवेश को यहाँ छोड़ता हूँ, इस आवेश को यहाँ अगर मैं छोड़ूँ तो क्या होगा, ये तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा जबकि ये इसको आकर्षित करेगा, ठीक है। तो परिणामी, एक तो ये थीटा हुआ, तो इसका परिणामी कहाँ निकलेगा, इस प्रकार से ये जाता जाता ऐसे इसका परिणामी निकलता निकलता इस टाइप से आएगा, ये ऐसे इसके ऊपर जाएगी। तुम देख सकते हो, अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो एक बल तो क्या लगेगा, ये तो क्या करेगा, इसको, ये धनात्मक आवेश इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित और ये ऋणात्मक इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित, परिणामी यही निकलेगा हर कंडीशन में, ठीक है। यानी कि ये इधर से जाता जाता इस साइड में ऐसे आ जाएगा। अगर यही मैं ऐसे छोड़ता हूँ तो ये आवेश भी क्या जाएगा, इस साइड में। अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर इसको क्या किया जाए, यहाँ पे आवेश छोड़ा जाए, तो ये तो इसको इधर तक लेगा, लेकिन ये इसको इधर लेगा, यानी कि ये ऐसे जाता जाता ऐसे होगा इसके ऊपर, और ये भी क्या होगा, ऐसे, क्योंकि ये तो इसको धकेलेगा और ये इसको आकर्षित करेगा, यानी कि इसकी दिशा आ रही है हमेशा ये इधर गया, ये भी इधर जाएगा। आगे मैं दर्शा नहीं रहा हूँ, जगह नहीं है अपने पास में, इसलिए मैंने इसको यहाँ से दर्शा दिया। तो एक बात क्लियर हुई कि देखो तुम क्या हो रहा है, यहाँ से देखो, यहाँ पे एक अपन ने क्या किया, ये चीज़ देख ली है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों इस कंडीशन में अपन ने क्या किया, इस प्रयोग के अंदर क्या किया, दोनों एक धनात्मक आवेश लिया है, एक ऋणात्मक, लेकिन परिमाण में बराबर। अब मैं अगला प्रयोग कर रहा हूँ, प्रयोग नंबर, ये तो पहला प्रयोग था और ये दूसरा था, और ये ले रहा हूँ तीसरा, प्रयोग 3। तीसरा प्रयोग क्या बताएगा, मैं दोनों आवेश ले रहा हूँ लेकिन धनात्मक या फिर दोनों ऋणात्मक एक जैसे ले रहा हूँ, या तो धनात्मक ले लो या फिर ऋणात्मक, ठीक है। समान प्रकृति का लेना है अपने को, इस बार दोनों विपरीत प्रकृति के लिए थे, इस बार समान प्रकृति के लूँगा, लेकिन परिमाण में वापस बराबर, परिमाण में वापस बराबर। तो देखते हैं, तो ये अपन ने लिया धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। अब तुम चाहो तो ऋणात्मक भी ले सकते हो, इसमें जरूरी नहीं है कि धनात्मक, लेकिन धनात्मक थोड़ा सा अच्छा लगता है, बी पॉजिटिव, इस वजह से मैं धनात्मक ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वही काम, आवेश को छोड़ना है, जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में विद्युत क्षेत्र रेखा होगी। और याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखा किस लिए यूज की थी, विद्युत क्षेत्र को ग्राफीय निरूपण प्रदर्शित करने के लिए। तो ग्राफीय निरूपण प्रदर्शित कर रही है विद्युत क्षेत्र का ही, ठीक है ना बात। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस आवेश को वापस यहाँ पे छोड़ूंगा, धनात्मक को इसको मैंने यहाँ पे छोड़ा, तो ये धनात्मक इस धनात्मक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, जबकि ये भी इधर क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित। तो ये तो इसने धकेल दिया, दोनों ही इसको बाहर भेज रहे हैं, भाग यहाँ से। ऐसे ही ये आवेश क्या होगा, यहाँ पे अगर रखूं तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित। अगर मैं आवेश इन दोनों के बीच में रख दूं यहाँ, तो जिधर इतना बल ये लगाएगा उतना ही ये लगाएगा, यानी कि आवेश हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से, हिलेगा भी नहीं, वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि जितना बल ये लगा रहा है उतना ही बल एकदम बीचों बीच रख रहा हूं, ठीक है कि नहीं। ऐसा क्या होगा, अब मैं मान लेता हूं यहां पे इसको रखता हूं, यहां पे इसको रखता हूं, तो ये क्या करेगा, इसको तो इधर प्रतिकर्षित, जबकि ये क्या करेगा, इसको इधर प्रतिकर्षित, और परिणामी क्या जाएगा, इस प्रकार से। ऐसे ही यहां पे परिणामी क्या होगा,
प्रकार से अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ आवेश, यहाँ पे रखता हूँ, तो तुम खुद देखोगे यहाँ से कि ये जो धनात्मक है इसको इधर धकेलेगा, जबकि ये जो धनात्मक है इसको इधर धकेलेगा, तो जो परिणामी आएगा ऐसे ही तो आएगा, दोनों के बीच में से ही तो निकलता परिणामी। ऐसे ही यहाँ पे परिणामी आएगा इस प्रकार से, ऐसे ही ये परिणामी आएगा ऐसे, और ये आएगा परिणामी ऐसे आएगा। तो ये अपन ने किया कौन सा प्रयोग? तीसरा प्रयोग, ठीक है बात। तो 3 प्रयोग अपन ने कर लिए, लेकिन इन दोनों तीसरे प्रयोग में भी अपन ने क्या ध्यान रखा है, ये बात ध्यान रखिए कि दोनों धनात्मक है, समान परिमाण के हैं। क्या है? समान परिमाण के लिए। अब मैं क्या ले लेता हूँ, जो असमान परिमाण के ले लेता हूँ, एक तो ज़्यादा ले लेता हूँ, एक कम ले लेता हूँ। तो मान लेता हूँ यहाँ पे प्रयोग नंबर 4 है। प्रयोग नंबर 4 अपने को क्या बताता है कि मान लिया अपने पास में कोई धनात्मक आवेश है, धनात्मक ले लेता हूँ 3Q ले लेता हूँ, मान लिया 3Q है ना, और यहाँ पे ले लेता हूँ माइनस का Q। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। वापस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई धनात्मक आवेश रखा अपन ने, धनात्मक आवेश रखा, तो ये धनात्मक तो क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित, और ये क्या करेगा, इसको आकर्षित। लेकिन प्रतिकर्षण बल क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो ये इसको इधर धकेलेगा। कोई दिक्कत नहीं है मुझे यहाँ तक। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ, इसको अगर अपन कहाँ रखें, इस जगह पे रखें, तो क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा, ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। परंतु यहाँ पे एक परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये एकदम पास में है, अगर क्या है, ये एकदम पास में है, तो आकर्षण ज़्यादा प्रभावी होगा, जबकि ये दूर है तो प्रतिकर्षण ज़्यादा प्रभावी होगा। क्यों? क्योंकि प्रतिकर्षित करने वाले आवेश का मान क्या है, ज़्यादा है। प्रतिकर्षण करने वाले आवेश का मान क्या है, ज़्यादा है। तो जब ये एकदम पास में है यहाँ पर आवेश, तो ये ज़्यादा प्रभावी होगा, ये ज़्यादा बल लगेगा, क्योंकि बीच की दूरी कम है। तो यहाँ पे ये आएगा अपने पास में ऐसे, ये आवेश आएगा ऐसे, इस प्रकार से। अगर ये यहाँ है तो ये जाएगा इस दिशा में। अब देखो तुम, यहाँ से अगर मैं ये क्लियर करता हूँ, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ आ रहा है, तो क्या होगा, यहाँ अपने पास में आवेश है, यहाँ आवेश है, तो कहाँ जाएगा, ये इस प्रकार से जाएगा। अगर ये यहाँ आवेश है तो ये जाएगा ऐसे, इस प्रकार से। ऐसे ही अगर यहाँ आवेश है तो ये ऐसे, अगर ये यहाँ आवेश है तो ये ऐसे, ठीक है कि नहीं बात। और ये यहाँ आवेश है तो ये आया ऐसे। इस प्रकार से ये जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जितनी रेखाएं यहाँ से जा रही हैं, जितनी रेखाएं यहाँ से निकल रही है, उतनी रेखाएं यहाँ तक नहीं पहुँचेंगी, और बाकी कहाँ चली जाएंगी, अनंत पर। तो मान लिया कि इसने 3 रेखाएं निकाली बाहर, ठीक है, 3Q है तो 3 रेखाएं निकाली, ठीक है। तो ये कितनी करेगा, 1 रेखा को ग्रहण करेगा। ये तो मैंने मान लिया, सिर्फ 1 को ग्रहण करेगा। मान लिया कि 3 निकल रही है तो 3 में से 1 को ही ग्रहण करेगा, क्योंकि ऋणात्मक क्या है, 1 को ही क्षमता है। और बाकी जो क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, क्या निकलेंगी, बाहर तक, अनंत तक जाएंगी। यानी कि जितना धनात्मक है उतना ऋणात्मक है, तो जितनी रेखाएं धनात्मक से निकल रही है सारी की सारी कौन ले लेगा, ऋणात्मक ले लेगा। लेकिन धनात्मक ज़्यादा है और ऋणात्मक क्या है, कम है, तो जितनी ऋणात्मक खा सकता है तो उनको तो खा लेगा, और बाकी की कहाँ चली जाएगी, अनंत पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये अपने पास में कुछ प्रयोग थे। अब इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें, कुछ जो अपन क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड हम कुछ इसके गुणधर्म अपन देखेंगे। तो अब इसके देख रहे हैं गुणधर्म अपन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं पहला गुणधर्म। पहला गुण क्या होता है, पहला गुण है अपने पास में, ये धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है, ऋणात्मक पर समाप्त होती है। तो पहला गुणधर्म खत्म। पहला गुणधर्म क्या हुआ, धनात्मक आवेश से प्रारंभ और ऋणात्मक पर समाप्त हो रही है, पहला। दूसरा पॉइंट है, तुम देख रहे हो कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं हमेशा इसके लंबवत हैं। हमेशा तुम देखो कि लंबवत निकल रही हैं, लंबवत आ रही हैं, लंबवत निकल रही है या फिर लंबवत ही आ रही है, कोई भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी नहीं आ रही है ऐसे,
लंबवत ही जाएगी हमेशा। यानी कि क्या बोल सकता हूँ कि विद्युत जो बल रेखाएं हैं या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, हमेशा चालक के लंबवत होती है, चालक के लंबवत। तीसरा पॉइंट मैं बात करता हूँ, तीसरा पॉइंट है अपने पास में विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है अपने पास में, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो गुजर रही हैं ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मान लिया कि यहाँ पे मान लेता हूँ, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस साइड में, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे क्या होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड में। यानी कि जिस साइड में स्पर्श रेखा खींच दूंगा, यानी कि यहाँ पे तुम देखो विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इस साइड में तो होगा, क्योंकि मुझे पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसको प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र को ही प्रदर्शित कर रही हैं, और अपन ने बनाई इसीलिए है वो। तो यानी कि जिस साइड में विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी उसी साइड में तो क्या होगा अपने पास में विद्युत क्षेत्र भी होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र रेखा किधर है, स्पर्श रेखा खींच देंगे, यानी इस दिशा में, क्योंकि सीधी रेखा ही होनी चाहिए, इसलिए अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वापस दोहरा देता हूं मैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई रेखा किसको दर्शाती है, खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तीसरा पॉइंट। चौथे पॉइंट की बात करता हूं मैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में काटती नहीं हैं। तुम कभी भी देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काटती नहीं है, ये गलती से काट दी है वो बात अलग है, लेकिन कभी भी ये आपस में काटेंगी नहीं, क्योंकि कटान बिंदु पर क्या होगा, दो विद्युत क्षेत्र प्राप्त होंगे जो कि असंभव है, जो कि अपन ने 10th क्लास में भी पढ़ा था। एक ही पॉइंट के ऊपर दो चीज़ें होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिसकी दिशा है वो तो एक ही समय पर, अपन ऐसे नहीं बोल सकते एक ही समय पर एक पॉइंट पर हवा इस साइड में भी चल रही है और इस साइड में भी चल रही है, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, अलग अलग समय पे ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन एक ही समय पे तो अपन ऐसा बोलेंगे ना कि हवा इस दिशा में चल रही है या फिर इस दिशा में चल रही है, ऐसा ही फंडा इसके अंदर है। यानी कि क्या बताया मैंने कि विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं कभी भी आपस में काटती नहीं हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्राप्त होती है उस दशा में। तो क्या होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र दो प्राप्त हुए, और विद्युत क्षेत्र दो प्राप्त तो हो ही नहीं सकते, दिशा तो एक होनी चाहिए, सदिश के अंदर अपन जानते हैं ये चीज़, तो ये बात क्लियर हो जाती है। तो चौथा पॉइंट भी क्लियर। पांचवा पॉइंट और देखते हैं, अपन इसी से निकाल रहे हैं। अब तुम देखो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र किसका ज़्यादा है, मान लेता हूँ कि एक पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, तो हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब पास में, यहाँ पे देखो पास में है, जबकि ये दूरी क्या है, ज़्यादा है। जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास में होती हैं, एकदम पास में जुड़ी हैं, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, सघन होगा। तुम देखोगे कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ज़्यादा होगा या फिर यहाँ, अपन जानते हैं क्योंकि यहाँ पे पास में है तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो सघन है, क्या है, सघन है। यानी कि जिस जगह पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास में होती है या फिर सघन होती हैं, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, अधिक होता है। जबकि जिस जगह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मान विरल होता है। कितने गुण, 5। छठा गुण अपने को बताता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है हमेशा कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। उसका रीज़न भी मैं बता सकता हूं, चलो मैं बता देता हूं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश क्यों नहीं करती है, ठीक है कि नहीं। एक प्रेरण विधि अपन ने पढ़ी थी, तो प्रेरण विधि के अंदर ये बात पता चलती है। तो मान लिया अपने पास में कोई चालक है ऐसे, है ना, और अपन ने विद्युत क्षेत्र दे दिया यहाँ पे धनात्मक दे दिया, यहाँ पे ऋणात्मक दे दिया। तो चालक के अंदर प्रेरण के कारण क्या होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या है, इधर धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, और यहाँ पे मैंने पूरा विद्युत क्षेत्र यहाँ भर रखा है, यहाँ पे पूरे के अंदर यहाँ पे भर रखा पूरा, ये चालक रख रखा है। तो तुम देखो यहाँ पे धनात्मक के कारण यहाँ पे क्या आएगा, ऋणात्मक, और जबकि यहाँ पे ऋणात्मक के कारण यहाँ पे क्या आएगा, धनात्मक। अरे ये बात तो पता है ना, विद्युत प्रेरण में पढ़ी थी अपन ने, याद हो तो, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे देखो अब विद्युत क्षेत्र किधर है, इस दिशा में, जितना इस साइड में था उतना ही इस साइड में आ गया, तो क्या होगा, शून्य। इसीलिए कभी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश नहीं करती, क्योंकि वहां पे आवेश शून्य हो जाता है, विद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। चालक है तो
कुचालक के अंदर ऐसा हो सकता है, लेकिन चालक के अंदर कभी भी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आवेश शून्य होता है। और ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है, तो आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो छठा पॉइंट हुआ, क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी, याद रखना है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि मान लो कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर अपन समझें तो मतलब बहुत ज़्यादा गहन मतलब है। मान लिया कि अपना पास में एक बड़ा सा गोला है, चालक गोला है ना, अपन उसके अंदर करंट लगाएं, इसके ऊपर करंट लगा रहे हैं। अपन ने क्या किया, एक गोला लिया, ऐसे मतलब एक जो टेनिस बॉल होती है उसके हिसाब से एक बड़ा सा गोला लिया, चालक गोला। अब गोले के अंदर हम बैठ गए, और उस गोले को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, चालक गोला है। अब उसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो करंट जब फ्लो होगा तो तुम्हारे करंट नहीं आएगा। समझ पा रही है ना बात? यानी कि इसका मतलब क्या हो कि जो आवेश ऊपर से फ्लो हो रहा है, ऊपर से फ्लो हो रहा है, जब अपने पास में करंट जो आता है, अपने जो करंट लगता है, तुम देखोगे उसकी परत के हाथ लगता है तभी तो करंट आता है। अपने भी कूलर के करंट आ रहा है तो उसकी ऊपर वाली परत के ऊपर से ही करंट फ्लो होता है, तो वहाँ से अपने को करंट लग सकता है, अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो एक बात समझ में आई नहीं कि चालक के अंदर कभी भी क्या होता है, अपने पास में आवेश नहीं होता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं वहाँ पे प्रवेश नहीं करेगी। सातवां पॉइंट है अपने पास में, सातवां पॉइंट है कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। समविभव पृष्ठ के लंबवत। एक बात अपने को नई चीज आई है, समविभव पृष्ठ, जो कि मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा थर्ड चैप्टर के अंदर। बस एक बात अपने को यहाँ पे ध्यान जरूर रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी, लेकिन ये थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आठवां पॉइंट क्या है कि अपने पास में एक समान विद्युत क्षेत्र, जब की अपन बात कर रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है कि जब विद्युत क्षेत्र सब जगह पे समान हो, तो एक, अब उसको ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि अगर ऐसा बोला जाए कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो उसको ग्राफिकल फॉर्म में कैसे, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब क्या हो, एक दूसरे के समांतर हों और एक दूसरे से एकदम बराबर दूरी पर स्थित हों, तो वो क्या होता है, अपने पास में एक समान हो जाता है। ये क्या हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो गया। यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र अपने पास में, एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या होती है, एक दूसरे के तो समांतर होती हैं और एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस होती है, यानी कि बराबर दूरी पर होती है। तो ये हुआ अपने पास में आठवां पॉइंट। और भी बहुत सारे पॉइंट है, अपन और भी डिस्कस कर सकते हैं। चलो 10 इसके डिस्कस कर लेते हैं अपन। 8 हो गया, तो 9वां मैं डिस्कस करता हूँ। एक चीज़ अपने को पता चली कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं, है ना, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, हमेशा चालक के लंबवत होती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं जो है, जितनी धनात्मक, अगर दोनों समान परिमाण के आवेश हैं, दोनों समान परिमाण के आवेश हैं, तो जितनी धनात्मक से निकलेंगी तो उतनी ही ऋणात्मक पर समाप्त होंगी, ऋणात्मक पर समाप्त होंगी। जबकि अगर धनात्मक आवेश का मान ज़्यादा है और ऋणात्मक का कम है, तो कुछ तो कहाँ चली जाएंगी, अपने पास में ऋणात्मक पर चली जाएंगी। जैसे कि मान लिया कि अपने पास में एक गोला है जिसके ऊपर 10 प्लस का 10 कूलम आवेश हो और एक के ऊपर 5 कूलम आवेश है, तो 10 रेखाएं निकल रही है, तो 5 तो चली जाएंगी यहाँ, क्योंकि 5 कूलम के कारण कितनी निकल रही है, 5, -5 है यहाँ पे, तो बाकी की 5 कहाँ चली जाएगी, अनंत पे चली जाएगी। ठीक है, या फिर ऐसे ले लूँ कि एक तो माइनस का 10 कूलम है और एक क्या है, प्लस का 5 कूलम है। ठीक है, तो इससे कितनी निकल रही है, 5 निकलेंगी, तो 5 पाँचों कहाँ तक चली जाएगी, 10 तक। और अब इसको कितनी चाहिए, टोटल 10 खाएगा तो कितनी, 10, तो बाकी की ये जो 5 ग्रहण करेगा, कहाँ से करेगा, अनंत से ग्रहण करेगा। तो ये हुआ अपना पास में 9वां पॉइंट। तो 10वां पॉइंट अपन बताते हैं इसके अंदर कि जो विद्युत बल रेखाएं हैं, जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या होती है, विद्युत क्षेत्र के भी समांतर होंगी। क्या होगी, विद्युत क्षेत्र के नहीं, समविभव पृष्ठ के। ये तो अपन ने बता दिया। एक पॉइंट और कवर करना चाह रहे हैं अपन, बस इतना ही है पॉइंट इसके। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।